दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको हमेशा बोला जाता है, बल्कि मैंने भी आपको बहुत बार बोला है कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको एक कंपनी चूज करनी चाहिए और उसके फंडामेंटल्स देख के उसके बाद एक लॉन्गर होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैं फंडामेंटल्स कैसे देखूं। मैं कैसे किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देख सकता हूं और उसके बाद जज कर सकता हूं कि ये कंपनी कैसी है फंडामेंटली, क्या ये आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है नहीं कर सकती। जिसके चलते हमसे बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि एक एजुकेशनल सीरीज लेके आइए जिससे हमें आप सिखाइए कि कैसे कंपनी के हम फंडामेंटल्स को देख सकते हैं, कैसे हम अलग अलग फंडामेंटल रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी रेलेवेंट रेशियोज होती हैं जिनका यूज करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि जिसमें कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम लेके आए हैं एजुकेशनल सीरीज का सबसे पहला वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किसी भी कंपनी का आप इनकम स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं। तो पहली वीडियो में मेनली बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूं जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वो बताती है कि किसी कंपनी ने पिछले एक क्वार्टर में या पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में कैसा परफॉर्म किया। वो बताती है कि कंपनी ने अगर सेल्स किया तो कंपनी के कितने खर्चे हुए और इसके बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये परफॉर्मेंस हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी कंपनी का, और ये सारी परफॉर्मेंस हमें पता चलती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे देखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं चलता हूं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखने के लिए सबसे पहले जो आपको किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिलता है वो होता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हमें बताता है कि किसी भी कंपनी ने पिछले एक क्वार्टर में या फाइनेंशियल ईयर में कितने का सेल्स किया। तो रेवेन्यू हमें सबसे पहले जो टॉप लाइन होती है जिसको हम टॉप लाइन भी बोलते हैं, जिसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, ये हमें बताता है कि कंपनी ने कितने का सामान बेचा, कंपनी ने कितने का सेल्स किया पिछले जितने भी क्वार्टर का या कितने फाइनेंशियल का, अगर वो डेटा देख रहे हैं। तो सबसे ऊपर होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जिसको हम एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जब भी आप बात करते हैं कि अगर कंपनी ने कुछ बेचा, मान लो मैं एक पेन बनाने वाली कंपनी की बात करता हूं, तो कंपनी ने पिछले 3 महीने में या एक क्वार्टर में 100 रुपए का सामान बेचा तो उसका रेवेन्यू हो जाता है 100 रुपए का। लेकिन अब बात आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या जिसको हम एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कंपनी ने 100 रुपए का सामान बेचा तो वो सामान बनाने में कंपनी का खर्चा कितना हुआ। अब मान लो कि कंपनी का जो एक्सपेंस था वो था 50 रुपए का। तो अगर मैं इस इंपॉर्टेंट नंबर की बात करूं तो 100 रुपए का सेल्स था, उसमें 50 रुपए का कंपनी का एक्सपेंस था जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी खर्चे होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके ऑपरेशंस के लिए। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा होता है इंप्लॉय कॉस्ट। इसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट खर्चे होते हैं जो कंपनी के ऑपरेशंस को रन करने के लिए यूज होते हैं। तो वो खर्चे सारे आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, इसके अलावा अदर एक्सपेंस में। तो एक्सपेंस निकालने के बाद अब मान लो कि जिसमें एक पेन बनाने की कंपनी की बात कर रहा था, तो कंपनी ने सेल्स किया 100 रुपीज का और कंपनी का जो खर्चा हुआ 50 रुपए का हुआ। तो अब जो प्रॉफिट निकल के आता है सेल्स का खर्चा निकालने के बाद, तो वो निकाल के आता है 50 रुपए, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जब आप कंपनी की सेल्स में से उसके खर्चे निकाल देते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही खर्चे निकालने हैं जो कंपनी के ऑपरेशंस में यूज होते हैं। अगर कंपनी पेन बनाने वाली है तो ये खर्चे वही आप निकाल सकते हैं जो खर्चे पेन बनाने में यूज होते हैं। तो ये 50 रुपए निकालने के बाद अगर कंपनी के पास 50 रुपए बचते हैं तो वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बात आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो की जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें बताता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन कितने का रहा है। जैसे जो मैंने आपको अभी केस बताया था कि 100 रुपए में से अगर मान लो कंपनी का खर्चा 50 रुपए था तो कंपनी के 50 रुपए बच गए, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है 50% का। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की हम जब भी बात करते हैं तो आपको हर टाइम कंपेयर करना चाहिए कंपनी का उस पर्टिकुलर क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसके पिछले क्वार्टर से। अगर आप एक साल की बात करते हो तो उसके पिछले साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर कर लें। बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको बताता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। और अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी का ऑपरेशंस में एफिशिएंसी आई है, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, ये जो पहला पार्ट मैंने आपको समझाया, मैंने आपको ऑपरेशंस के बारे में समझाया। यह आपको बताता है कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में। लेकिन अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से थोड़ा सा नीचे जाता हूं तो आपको एक और हेडर देखने को मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, और इसको हम ये भी बोलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये क्या होता है? अब मान लो कि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था जिसका अभी सेल्स 100 रुपए का हुआ, अब मान लो कि उस कंपनी ने डेट लिया हुआ था, उस कंपनी ने पैसा बोरो किया था किसी एक अलग इंस्टीट्यूशन से और उसने 1000 रुपए का डेट बोरो किया था। अब उस पर कंपनी को हर क्वार्टर में मान लो कि 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो 1000 का 10% हो जाता है 100 रुपीज।
तो जो 100 रुपीज होगा वो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल के आ जाएगा। तो जितना भी अगर कंपनी ने डेट ज्यादा लिया है तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस उतना ज्यादा होगा, और जितना उसने कम डेट लिया होगा उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस उतना कम होगा। अब मान लो किसी कंपनी के पास बिल्कुल भी डेट नहीं है तो उसके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस उसको बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ेगा। अब मान लो मैं वापस आ जाता हूं अपने ही केस पे, तो कंपनी का सेल्स था 100 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया उसका 50 का, अब उसका इंटरेस्ट है 10 रुपीज का, तो ये 10 रुपए उसके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसके प्रॉफिट को नीचे लेके जाता है। जितना ज्यादा डेट होगा, जितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उतना उस कंपनी का प्रॉफिट नीचे को जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी भी कंपनी को जब आप रिसर्च करते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या उसका डेट लगातार बढ़ तो नहीं रहा, क्योंकि अगर उसका डेट बढ़ेगा तो कंपनी लीवर्ड तो होगी, इसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा उसमें उसका प्रॉफिट भी इंपैक्ट होगा। दोस्तों, इंटरेस्ट के बाद अब मैं बात करता हूं डेप्रिसिएशन की। अब डेप्रिसिएशन आपको हर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा जिस भी कंपनी के फिजिकल एसेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब बात आती है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो दोस्तों, अगर मैं डेप्रिसिएशन के बारे में आपको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बताऊं तो एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। अब इसका क्या मतलब होता है? अब मान लो कि जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा था उस कंपनी के पास एसेट्स थे, उसके पास मशीनें थी जिसका यूज करके वो पेन बनाती थी। अब मान लो कि उस कंपनी ने जो मशीनें थी 100 रुपए में खरीदी थी। अब वो कंपनी ने जो मशीनें खरीदी थी 100 रुपए में, और उसकी जो लाइफ थी मशीनों की वो 10 साल की थी। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब मान लो कि मैं बहुत सिंपल तरीके की बात करता हूं कि जो कंपनी ने मशीनें खरीदी थी उसकी जो लाइफ थी सिर्फ 10 साल की थी। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कंपनी के पास 100 रुपीज की जो मशीन थी उसकी लाइफ 10 साल की थी, तो मान लो कि उसका हर साल 10 रुपए से उसका वैल्यू कम होता रहेगा, जिसके चलते 10 साल के बाद वो जीरो हो जाएगा। अब मान लो कि ऐसे केस में जो 10 रुपए का इसका जो वैल्यू कम होगा इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की सिंपल टर्म होती है कि जो भी कंपनी के एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कितने परसेंटेज से डेप्रिशिएट होगी, और जितने परसेंटेज से डेप्रिशिएट होगी उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखते हैं और उसको प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। लेकिन हम इसको नॉन कैश एक्सपेंस इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके लिए कंपनी को कोई कैश पे नहीं करना पड़ता, बस ये एक नोशनल लॉस होता है जो कंपनी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इसको रिकॉग्नाइज करती है। अब मान लो कि जिस केस में मैं आपको समझा रहा था 100 रुपीज का सेल्स था, 50 का एक्सपेंस हुआ, बचे 50 रुपए। अब 50 रुपए में से मैंने बोला 10 रुपए का उसका इंटरेस्ट कॉस्ट था, तो उसके बाद प्रॉफिट बचा 40 रुपए। अब मैं बोलता हूं कि 40 रुपए में से 10 रुपए का उसका डेप्रिसिएशन निकल जाता है, तो पीछे बचते हैं सिर्फ 30 रुपए। तो ये सब खर्चा निकालने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट बचता है वो 30 रुपए का बचता है। लेकिन अब इसके बाद आती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम बोलते हैं अदर इनकम। अब ये अदर इनकम क्या होती है? अब मान लो कि पेन बनाने की कंपनी थी, इसकी जो कोर इनकम है वो इसके पेन बनाने से आएगी। लेकिन मान लो कि इस कंपनी ने अपना कुछ एक एसेट था जिसको बेचा, जिसको उसने 100 रुपए में खरीदा था, लेकिन अब उसको उसने 110 रुपए में बेच दिया, तो उसको इनकम हुई 10 रुपए की। तो वो 10 रुपए की जो इनकम थी वो अदर इनकम में आएगी, बिकॉज वो इनकम कंपनी के कोर बिजनेस से नहीं निकल के आती। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग नेट प्रॉफिट को देख के बोल देते हैं कि इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल, तो ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उसका कोर बिजनेस देख के इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रॉफिट देख के नहीं। तो अगर आप उसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपको देखना चाहिए कि नेट प्रॉफिट में उसका अदर इनकम का पार्ट कितना है। बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कि कंपनी को अपने कोर बिजनेस से लॉस हो रहा हो, लेकिन उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो कहीं और से आ रहा है, जिसको हम अदर इनकम बोलते हैं। तो अगर उसका प्रॉफिट कोर बिजनेस से नहीं आ रहा है, अदर इनकम से आ रहा है, तो एक रेड फ्लैग होता है जिसके ऊपर आपको ध्यान देके थोड़ा फर्दर में जाके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं वापस जाता हूं पेन वाले केस में। तो यहाँ पे कंपनी का अगर अदर इनकम 10 रुपए थी तो उसका बचे हुए इनकम जो 30 रुपए थे उसमें हम ऐड कर देते हैं, और अभी कंपनी की जो इनकम निकल के आ जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिकॉज कंपनी ने अभी तक टैक्स पे नहीं किया तो उसका पीबीटी निकल के आ जाता है 40 रुपीज का। अब बात आती है टैक्स की कि कंपनी को जो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मान लो कि कंपनी अपने 25% का टैक्स पे करती है, तो 40 रुपीज पे 25% अगर मैं टैक्स निकाल दूं तो 10 रुपए का उसका टैक्स निकल जाता है। तो टैक्स पे करने के बाद जो कंपनी के पास बचता है 30 रुपीज, वो कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि आपको ऊपर से लेके नीचे तक देखना चाहिए कि कंपनी ने हर स्टेप पे कैसा परफॉर्म किया। अगर आपने कंपनी चूज की जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखनी है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखिए, वो लगातार बढ़ना चाहिए। उसके बाद देखिए उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट कैसी है, इंटरेस्ट कॉस्ट क्या लगातार बढ़ तो नहीं रही? अगर बढ़ रही है तो कंपनी उस डेट का कहां पे यूज कर रही है। तो अगर कंपनी अपने डेट को पे बैक करती है तो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम होनी चाहिए। उसके बाद आप डेप्रिसिएशन को देख सकते हैं। तो दोस्तों, डेप्रिसिएशन एक और तरीके के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मान लो कि कंपनी को लगा कि इस बार उसका बिजनेस अच्छा नहीं चलने वाला और उसका नेट प्रॉफिट कम आएगा, तो बहुत सारी कंपनीज बहुत तरीके से अपनी डेप्रिसिएशन को कम दिखाती हैं, जिसके चलते उनका नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो
तो इन सब चीजों के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसे निकल के आता है। तो अगर आप इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, मतलब कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ऊपर ऊपर से देख लिया। इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, क्योंकि इसके अलावा हर कंपनी के केस में अलग अलग हेडर्स हो सकते हैं। जैसे बैंक्स के केस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं होता, वहां पे कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग होता है, बिकॉज बैंक को पैसा लेना पड़ता है, जो पैसा बैंक आगे लेंड करता है। लेकिन अगर आप इस हायरार्की में जाके देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो बेसिक चीजों पे ध्यान दें, हर स्टेप पे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें, और अगर आप कहीं पे भी रेड फ्लैग लगे तो उसके एनुअल रिपोर्ट को जाके पढ़ें। अब एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम इस सीरीज में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो ये थी हमारी सीरीज की पहली वीडियो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, तो कमेंट करके हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछें, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो ये सबसे पहली वीडियो जो हमने बहुत छोटी बनाई, आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर और डिटेल में वीडियोस बनाएंगे, ताकि आपका जो एजुकेशनल पर्पस है वो सर्व हो सके और आपको पता चले कि फंडामेंटल रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और घर में रहें, सेफ रहें। स्टे सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग।